नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं ये भारत और भारत के महत्वपूर्ण पड़ोसी देश चीन से आ रही है, जिसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि चीन की तरफ से कुछ ऐसी रणनीतिक कार्रवाई हुई है जिस कारण से भारत की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ने वाली हैं, यानी भारत के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी गतिविधि चीन की तरफ से की गई है जिस कारण से भारत को एक बड़ा सुरक्षा संकट का सामना करना पड़ सकता है, और इसके लिए भारत कितना तैयार है इस पर भी हम बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा न्यूज़ की बात करें कि ये न्यूज़ है क्या, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत है वहाँ पर चीन की तरफ से कुछ इस तरह की रणनीतिक गतिविधियाँ हुई हैं, जिसमें सबसे खास जो नाम आ रहा है HQ-29 ये तैनात किया गया है। एक तरह से देखें तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है और अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में ये शामिल है। तो भारत के प्रति देखें तो एक मजबूत सुरक्षा जो कह सकते हैं कि एक वातावरण है वो चीन डेवलप कर रहा है, खासतौर पे स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में। और इस कारण से भारत के लिए देखें तो जो खतरा है वो अब बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चीन ने भारत की तरफ से देखें तो एक जो सुरक्षा चुनौती है उसको ध्यान में रखते हुए इस HQ-29 को सीधे भारत की तरफ से एक तरह से इसका कह सकते हैं कि जो एयर डिफेंस सिस्टम का जो एक कवरेज एरिया होता है उसके तरफ कर दिया। यानी कि भारत की तरफ से अगर कोई भी इस तरह की मिसाइल या यूएवी या इस तरह का कोई भी अटैक होता है तो चीन का जो सुरक्षा ये एयर डिफेंस सिस्टम है ये पूरी तरह से क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और इस कारण से अब भारत के लिए चुनौती बन गया है कि क्या भारत के पास इस तरह का कोई एयर डिफेंस सिस्टम है। क्योंकि इससे पहले आप देखे होंगे कि भारत ने जब पाकिस्तान के साथ सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था तो उस समय S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका इस्तेमाल बड़े स्तर पे किया था, और ये काफ़ी कारगर भी हुआ था जो कि रूस से भारत को प्राप्त हुआ था। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि क्या S-400 अब HQ-29 के सामने क्या टिक पाएगा, तो बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि ये 4th चरण का एयर डिफेंस सिस्टम है और ये क्या है, 5th चरण का एयर डिफेंस सिस्टम है। क्योंकि इसके बराबर कहा जाता है कि जो रसिया का S-500 है वही इसके बराबर का कह सकते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम है। तो अब भारत के पास चुनौती होगी कि क्या भारत रूस से ये एयर डिफेंस सिस्टम S-500 कब तक प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, क्योंकि अब भारत के सामने चुनौती गंभीर है। दूसरी बात कहें कि अक्सर जो चीन है ये अपने हथियार या इस तरह के जो भी सुरक्षा तंत्र है ये पाकिस्तान को भारत के खिलाफ यूज करने के लिए देते रहता है। तो अगर इस तरह का कोई भी सुरक्षा तंत्र पाकिस्तान को भारत के खिलाफ यूज करने के लिए मिलता है तो वहाँ पर भारत कमज़ोर पड़ता हुआ दिखेगा। जैसे कि S-400 का इस्तेमाल जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था तो पूरी तरह से पाकिस्तान हतोत्साहित हो गया था और पराजित उसकी जो पराजय है वो सुनिश्चित हो गई थी। तो ये एक भारत के सामने जो गंभीर चुनौती यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस कारण से देखें तो अब इस पूरे हिमालयी क्षेत्र में जो कह सकते हैं 2 फ्रंट वार जो भारत के लिए है वो यहाँ पर उत्पन्न हो गया है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि अब भारत आखिर क्या करेगा, इस तैनाती के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, भारत के पास क्या इसके लिए विकल्प है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस हम जिस एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें HQ-9, ये क्या है कि भारत ने खास जो चीन है इसने खास तौर पे इसका जो प्रदर्शन है अपने यहाँ एक विशेष कार्यक्रम में किया था। और तब से देखें तो इसकी तैनाती को लेकर अलग अलग सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इसके जो वीडियो हैं वे वायरल हो रहे हैं। जिस कारण से देखें तो अब भारत भी क्या है कि इस तरह से चीन के जो नापाक मंसूबे हैं उनको समझते हुए अब एक तरह से जो डिटरेंस है वो उत्पन्न करने के लिए अपनी जो का तैयारी हो सकती है उस पर अब काम करने के लिए एक्टिव हो चुका है। क्योंकि ये जो तिब्बत में नया तैनाती है चीन का एक बड़ा खतरा है और रणनीतिक तैनाती है भारत के खिलाफ। खास तौर पे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अरुणाचल वाला जो क्षेत्र है वो सबसे गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है, या फिर नॉर्थ ईस्ट वाला जो सेंसिटिव रीजन है जो कि चिकन नेक से जुड़ा हुआ है, तो वो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक सिरदर्द बन सकता है इस सुरक्षा तैनाती की कारण। तो दूसरी बात देखिए अगर इस
HQ-29 की बात करेंगे तो इसका जो प्रदर्शन है ये सितंबर 2025 में ही बीजिंग में एक सैन्य परेड के दौरान चीन ने किया था। लॉजिस्टिक जो रेलवे नेटवर्क है उसके माध्यम से क्या कर रहा है, इसे ये तिब्बत के अलग अलग हिस्सों में भारत के तरफ करके तैनाती कर रहा है। और सबसे खास बात है कि चीन की अगली पीढ़ी की जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है वो कहीं ना कहीं इससे संबंधित होती है। तो चीन के तरफ से ये उठाया गया जो कदम है ये केवल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि भारत पर अभूतपूर्व जो एक सामरिक दबाव है वो बनाने की चीन की पूरी रणनीति है। तो रिपोर्ट यही आ रही है कि यहाँ पर अगर इस HQ-29 की बात करें तो विशेषज्ञों का ये मानना है कि इसकी जो रेंज है वो बेमिसाल है, 2500 किलोमीटर है। इंटरसेप्ट क्षमता इसकी है 150 से 850 किलोमीटर ऊंचाई तक हो सकती है। गति यहाँ पर दी गई है। तो इसकी जो क्षमताएं हैं, जो विशेषताएं हैं वो महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं रेंज, इसकी इंटरसेप्ट जो ऊंचाई है या जो इसकी स्पीड है। जो टारगेट की बात की जाए तो बैलिस्टिक जो मिसाइलें हैं, जो ICBM है, उनको ये कैप्चर कर सकता है। हाइपरसोनिक जो हथियार है, लो अर्थ जो ऑर्बिट्स उपग्रह हैं, उनको क्या कर सकता है, ये डैमेज कर सकता है। तो भारत के खिलाफ देख सकते हैं कि ये जो चीन की रणनीति है ये काफ़ी भारी पड़ सकती है। अगर कुछ भी कह सकते हैं कि तनाव वाली स्थिति उत्पन्न होती है या चीन अगर भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहता है किसी भी मसले के संदर्भ में, और ये तो कॉमन बात है क्योंकि चीन और भारत के बीच में जो तनाव है वो कोई नई बात नहीं है। अक्सर अलग अलग मुद्दों पर ये एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, खासतौर पे चीन का ये जो एक रणनीति है ये डिनाइल बबल का निर्माण कर रहा है। एक तरह से डिनाइल बबल का कहने का मतलब क्या है कि एक एरियल जो डिनाइल है कि क्षेत्र के भीतर दुश्मन की जो स्वतंत्रता है, जो गतिशीलता है, उसको क्या कर दिया जाए, सीमित कर दिया जाए। उसकी जो एक्टिविटी है उसे पूरी तरह से कैप्चर्ड किया जाए। इस तरह का जो प्रयास है वो चीन भारत के लिए कर रहा है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो बात देखने को मिल रही है, जो कि कहा जा रहा है कि आखिर चीन के इस हथियार का, इस अचूक हथियार का क्या भारत के पास कोई एक तरह से काउंटर अटैक कुछ है। तो इसका काउंटर अटैक रूस के पास है, अभी तक तो भारत के पास नहीं है। और रूस के पास क्या है कि उसने जो पहले S-400 दिया था उसी का जो उन्नत संस्करण है S-500 वो रूस के पास है, जो कि भारत के लिए क्या हो सकता है, एक स्ट्रेटेजिक जो आंसर हो सकता है वो चाइना के लिए हो सकता है। लेकिन अभी ये रूस के पास है। रूस किस शर्तों पर भारत को देगा, क्योंकि 2021 में रूसी सेना में शामिल जो S-400 है उससे अत्यधिक उन्नत कौन सा है, ये S-500 है। इसकी रेंज अधिक है, अंतरिक्ष आधारित जो खतरे हैं उनको सीमित रक्षा तक, यानी इंटरसेप्ट जो ऊंचाई है वो भी अधिक है। मुख्य जो लक्ष्य है हाइपरसोनिक और अगली पीढ़ी की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनको ये आसानी से नाकाम कर देता है। तो इस कारण से देखेंगे पारंपरिक जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि इस समय का उन्नत जो प्रणाली है उससे पूरी तरह से लैस क्या है, ये एक स्पेस डोम इंटरसेप्टर के तहत इसे देखा जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। डिफेंस एक्सपर्ट हैं लेफ्टिनेंट कर्नल GS सोड, ये बताते हैं कि भारत ने पहले भी रूस के S-400 जो डिफेंस सिस्टम है उस पर भरोसा जताया है और एक बार फिर उसे अपने पुराने मित्र के साथ मिलकर अपने सामने जो भी चुनौती है उसके सामना के लिए रूस से क्या करना चाहिए, जो S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको प्राप्त करना चाहिए। यही अभी भारत की ज़रूरत है। तो ये जो शील्ड है इसका जो विकास है, अगर आप तुलना करेंगे कि भारत के पास अभी S-400 है लेकिन S-500 की अब खास नीड भारत को हो चुकी है। तो दोनों के बीच में एक जो कंपैरिजन है वो एकदम से डिफरेंस अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जैसे S-400 है, इसकी जो रेंज है ये थिएटर एयर डिफेंस है, ये स्ट्रेटजिक मिसाइल डिफेंस है। यहाँ पर रेंज 400 किलोमीटर है तो यहाँ 600 किलोमीटर है। टारगेट की बात करें तो यहाँ पर फाइटर जेट क्रूज मिसाइल हैं, यहाँ बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल को भी ये टारगेट करता है। तकनीक की बात करें तो S-400 में सरफेस टू एयर जो निकटवर्ती जो विस्फोट हैं वो इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर हिट टू किल की बात कही गई है। सेवा की बात करेंगे तो इसका सेवा वर्ष 2007 है, इसका सेवा वर्ष 2021 है। तो अपग्रेड ही नहीं बल्कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो S-400 से काफ़ी क्या है, उन्नत है और महत्वपूर्ण है। और भारत के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो लेफ्टिनेंट कर्नल जो GS सोडी हैं इनका ये कहना है कि चीन का निशाना खास तौर पे जो अरुणाचल प्रदेश है उसको लेकर वो लगातार नई नई जो रणनीति है वो चलते रहता है।
वो भारत के खिलाफ टू फ्रंट वार की तैयारी कर रहा है। ऐसे में भारत ने भी अपनी जो तैयारी है वो एक तरह से सुनिश्चित करने का प्रयास कर दिया है, क्योंकि मिसाइल और डिफेंस सिस्टम इस समय परंपरागत जो युद्ध होते थे उन युद्धों की जगह ले चुके हैं। तो अब नए ज़माने के युद्ध के दृष्टिकोण से देखेंगे या फिर अपने जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें या भारत पे बढ़ने वाले जो दबाव हैं उसके दृष्टिकोण से देखेंगे, तो भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो इस तरह के जो भी सुरक्षा चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए पहले से जो भी तैयारी हो सकती है उसको सुनिश्चित कर ले। इसको लेकर जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि तकनीकी का जो शिफ्ट है, हिट टू जो किल है, ये बात कही जा रही है कि जो प्रॉक्सिमिटी है, फ्रेगमेंटेशन है, ये लक्ष्य के पार जो विस्फोट करके छर्रों को नष्ट करने की जो बात होती है। और हिट टू किल में क्या होता है कि काइनेटिक जो इम्पैक्ट है, जो गतिकी जो ऊर्जा है वो इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसमें जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा होती है, सीधे यहाँ पर कोलिजन होता है, लक्ष्य को नष्ट करना एक तरह से हाइपरसोनिक जो मिसाइल हैं उनके खिलाफ क्या होता है, अनिवार्य होता है। और यहाँ पर जो टू फ्रंट वार की बात की जा रही है वो सिंपल सी बात है कि भारत का यहाँ पर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इससे भारत का ये जो पूरा पूर्वोत्तर वाला जो क्षेत्र जुड़ा है, इस कारण से देखेंगे तो ये एक सक्रिय क्षेत्र से क्या है कि मुख्य भारत की भूमि से जुड़ता है। ये पूरा मुख्य कह सकते हैं मेनलैंड है इंडिया का, और इससे यहाँ पर देखेंगे चिकन जो नेक है, इससे ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो जुड़ता है। अगर ये पतला वाला जो सकरा क्षेत्र है उसे अगर ब्लॉक कर दिया जाए, चोक कर दिया जाए, वहाँ पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर दी जाए कि यहाँ से जो कम्युनिकेशन है या आवागमन है वो अगर रुक जाए तो ये पूरा क्षेत्र भारत से कट जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए लंबे समय से देखेंगे तो जो चीन है वो अलग अलग क्षेत्रों के स्तर पे देखेंगे तो अरुणाचल को टारगेट करते रहा है, पूर्वोत्तर के कई सारे क्षेत्रों को टारगेट करते रहा है, जिसको लेकर अक्सर भारत और चीन के बीच में जो विवाद है वो भी देखने को मिलता है। भारत की जो भी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता है उसको आप देख सकते हैं, पहले भी हमने इसको देखा है। तो वर्तमान में अगर हम तैयारी की बात करेंगे, मेक इन इंडिया का जो सामरिक एक जो महत्व है उसकी अगर बात करें कि उसका क्या भारत को लाभ मिल सकता है, तो भारत क्या है कि यहाँ पर जो डिफेंस है उसको पूरी तरह से यहाँ पर डिप्यूट कर रहा है। लद्दाख और पूर्वी जो सेक्टर है वहाँ पर फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट है। अग्नि श्रृंखला की जो उन्नत मिसाइलें हैं वो यहाँ पर भारत ने पहले से ही तैनात कर दी है। जो S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भारत ने जो भी भारत के संवेदनशील महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वहाँ पर पहले से डिप्लॉय कर दिया है। अब भारत को क्या करना है कि S-500 की ज़रूरत है, तो इसके लिए या तो तकनीक विकसित करे या इसकी तकनीक दूसरे देशों से प्राप्त करे या उनसे पहले इस सुरक्षा तंत्र को प्राप्त कर ले और उनके साथ मिलकर इस तकनीक पर आधारित जो भी आगे सुरक्षा तंत्र है उसको विकसित अगर भारत करता है तो आने वाले समय में क्या हो सकता है कि भारत अपने जो भी इस तरह के महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी हैं उनके खिलाफ एक बड़ा जो सुरक्षा रणनीति है वो बना सकता है। तो इस समय देख सकते हैं कि चीन ने जो भी तिब्बत पे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है, ये चीनी जो मंसूबे हैं उनका पूरी तरह से देखें तो एकदम से ओपन उनका जो माइंड है वो दिखाता है कि ठीक है वो करना क्या चाहते हैं। तो अब भारत को भी क्या करना होगा, इस तरह की जो भी चुनौतियां हैं उनका सामना करना होगा। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि भारत के सामने कुछ महत्वपूर्ण चैलेंजेज हैं, जैसे तकनीकी जो निर्भरता है, इस तरह के उच्च जो तकनीक है अभी भी भारत के पास नहीं है। नहीं तो भारत S-500 जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको पहले ही डेवलप कर चुका होता। लेकिन अभी भी भारत के पास क्या है कि रूस पर अत्यधिक निर्भरता है, आपूर्ति जो श्रृंखला है, रणनीतिक जो स्वायत्ता है, उसके लिए जो जोखिम है ये भारत के लिए एक बड़ा रिस्क है, क्योंकि अभी भी बहुत उन्नत जो हथियार है या इस तरह के जो डिफेंस वाली जो महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है वो रूस से, इजराइल से या दूसरे देशों से ही भारत प्राप्त करता है। तो जो इम्पोर्ट की निर्भरता है उसे कहीं ना कहीं भारत को अब कम करना होगा। हथियारों की जो एक होड़ मची हुई है एशिया में, मिसाइल और हाइपरसोनिक जो हथियार हैं इनमें एक बड़ा इनको लेकर एक कंपटीशन है। तो इसको लेकर कह सकते हैं कि भारत को भी अब तैयार होना होगा और आर्थिक जो बोझ है उसे कम करने के लिए खास बात क्या है कि S-500 जैसे उन्नत जो सिस्टम है इसका अधिग्रहण करे और धीरे धीरे इन देशों के साथ इसकी जो तकनीक है उसे प्राप्त करे और उनके सहयोग से इस तरह के उन्नत जो भी सुरक्षा तंत्र है उसको विकसित करने का प्रयास करे। सामरिक जो स्थिरता है कि अभेद्य जो मिसाइल रक्षा प्रणालियाँ हैं, क्षेत्रीय जो अलग अलग पावर्स हैं उनके साथ जो एक संतुलन बनाने की जो एक स्थिति है
वो सबसे महत्वपूर्ण होती है और इस पर भारत हमेशा बल देता है। भारत हमेशा क्या करता है, बातचीत में बिलीव करता है। किसी भी समस्या का समाधान डायलॉग होता है, संवाद होता है। दुनिया के विभिन्न मुद्दों पर अगर देखेंगे तो भारत की जो डिमांड है वो इसी कारण से कि भारत किसी भी मुद्दे का जो समाधान है उसे युद्ध या तनाव के स्तर पर हल करने की सोच नहीं रखता है। भारत हमेशा संवाद को प्राथमिकता देता है और इसी कारण से विभिन्न मुद्दों के हल करने में भारत की जो मध्यस्थता है वो सभी देश चाहते हैं। तो आगे क्या हो सकता है, भारत का स्ट्रेटजिक जो मास्टर प्लान है वो क्या हो सकता है, तो इसमें यही इंडिजिनस की बात की जा रही है, स्वदेशीकरण और हाइपरसोनिक्स की बात की जा रही है कि जो भी आप भारत का रक्षा प्रतिष्ठान DRDO है उसके BMD कार्यक्रम को गति देना होगा। हाइपरसोनिक ग्लाइड जो व्हीकल है उसको मात देने वाली जो तकनीक है उसको डेवलप करना होगा। नेटवर्क सेंट्रिक जो वारफेयर है कि तीनों सेनाओं के लिए एक इस तरह का इंटीग्रेटेड वारफेयर डेवलप करना होगा और उनके बीच समन्वय स्थापित हो सके। स्पेस और साइबर डोमेन की बात करें तो अंतरिक्ष जो आधारित निगरानी प्रणाली है, अर्ली वार्निंग जो सैटेलाइट है उसको मजबूत करना होगा। कूटनीतिक जो साझेदारी है डिप्लोमेसी के स्तर पे, खासतौर पे क्वाड जैसे जो समूह हैं जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारे क्या हैं इसके मेंबर्स हैं, अमेरिका है, तो इनके सहयोग से क्या करना होगा कि इस तरह के जो विभिन्न क्षेत्र हैं यहाँ पर डिटरेंस हमेशा बनाए रखना होगा। एक जो मजबूत जो उपस्थिति है वो भारत को बनाए रखना होगा ताकि कोई भी देश भारत के ऊपर आसानी से दबाव न बना सके। संक्षिप्त रूप में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर चीन की तरफ से कौन सी गतिविधि की गई जिस कारण से भारत के सामने एक बड़ा सुरक्षा संकट उत्पन्न हो गया है और इसका समाधान क्या भारत के पास है, अगर है तो किस तरह से है, अगर नहीं है तो भारत को क्या करना होगा, और इसके जो भी महत्वपूर्ण आयाम थे उन पर भी हमने चर्चा की। इसके अलावा आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, GS वर्ल्ड ला रहा है देश के सर्वश्रेष्ठ जो शिक्षक हैं उनकी टीम आपके प्रयागराज शहर में। तो इसमें देश के महत्वपूर्ण टीचर हैं जैसे रामेश्वर सर हैं, राजेश मिश्रा सर हैं, SS पांडे सर हैं, मंजेश कुमार सर हैं, रितेश R जायसवाल सर हैं। इनके अलावा भी एक लंबी टीम श्रृंखला है और इस पूरे कह सकते हैं कि जो टीचरों का टीम है इनके द्वारा समान अध्ययन फाउंडेशन जो बैच 2026-27 है इसकी जो कक्षाएं हैं ये 3 मई सुबह 8:30 बजे राजेश मिश्रा सर की क्लास के माध्यम से स्टार्ट हो चुकी है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे UPSC 2026 CSET उपहार जो बैच है ये YouTube पर स्टार्ट हो चुका है 1 मई शाम को 7 बजे से। कंप्लीट प्रिपरेशन ये बैच है आपके लिए पूरी तरह से निःशुल्क है, तो इसका आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही, आप सभी हमारे साथ बने रहें इसके लिए धन्यवाद। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।